नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। देश और दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रही है और लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अधिक संख्या में मरीज अब ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें एक नया संक्रमण देखने को मिल रहा है, जिसका नाम ब्लैक फंगस बताया जा रहा है। अब ये ब्लैक फंगस क्या है और ये कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और इसमें एक बड़ा सवाल या फिर एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ रही है। और ये क्या कुछ है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास वैभव जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका डीटीवी भारत में स्वागत। थैंक यू सो मच। सर, नया एक बीमारी कह लीजिए इसको, या फिर क्या कहेंगे, ब्लैक फंगस आखिर है क्या? नहीं, ये नई बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है वो एक लंबे समय से लोगों में देखी जाती रही है, पर चूंकि कोविड का जो अभी समय है उसमें उसके ट्रीटमेंट में बहुत हद तक स्टीरॉयड्स का यूज़ कर, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उसमें स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं हम। अब स्टीरॉयड आप जानते होंगे कि शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा कम करता है। एक तरह से वो देखा जाए तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी भी है, पर साथ ही साथ उसका ये भी असर होता है कि शरीर की इम्यूनिटी को वो लोअर करता है। इसके साथ ही जो पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं या ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो सप्रेशन वाले ड्रग्स पे हैं, जैसे कि किडनी के पेशेंट्स हो गए, तो और वो ऑलरेडी उनका इम्यूनो सिस्टम बहुत लोअर साइड में रहता है। ऊपर से उसको कोविड का इन्फेक्शन हो गया। कोविड का इन्फेक्शन भी अपने आप में शरीर की इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं डीरेंज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके शरीर को एक जो पेशेंट्स है उसके शरीर को बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ले जा रही है, और उसकी वजह से ये फंगस उस पर हावी हो जा रहा है, लोगों को उसका इन्फेक्शन हो जा रहा है। पहले तो ये इन्फेक्शन, ये म्यूकोर जो फंगस है वो कोई नया जंतु नहीं है। वो हमारे नाक में ऐसे भी कमेंसल के रूप में रहता है, मतलब हमारे नाकों में मौजूद रहता है, पर जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है तो वो फिर बाकी जगहों पे फैल रहा है। तो ये स्थितियां हैं। देखिए, मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हैं और मैं जो समझ पा रहा हूं कि जिसको कोरोना हो रहा है उसमें उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयां दी जा रही है, जिसमें आप एक दवाई का नाम स्टेरॉयड इस तरीके से है, वो इम्यून पावर को और कमजोर कर रहा है। हालांकि वो ठीक भी हो रहे हैं लोग उससे, जो वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। वो ट्रीटमेंट का बिल्कुल पार्ट है। हाँ, लेकिन उससे बाद में नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये खबरें आ रही हैं सर कि जो लोग ठीक हो जा रहे हैं, मतलब कोरोना सर्वाइवर्स उनको जो कह रहे हैं हम, कि जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि वो फिर इससे ग्रसित हो। हाँ, उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद ये इन्फेक्शन के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जो ठीक हो के घर भी जा रहे हैं उनको कई बार क्या होता है, स्टीरॉयड की वजह से शरीर का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो इसके लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत है, जैसे कि जो पेशेंट ठीक होकर घर जा रहे हैं उनको अपने ब्लड शुगर के लेवल को बिल्कुल अच्छे से उसको मेंटेन करने के, अपने जो भी फिजिशियन के ट्रीटमेंट में है उनसे मिलके वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अच्छा, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कैसे एक जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं या एक जो आम लोग हैं वो कैसे समझे कि मुझे ब्लैक फंगस हो रहा है? जी, तो इसके लिए बहुत पेशेंट्स को जो ठीक होके जा रहे हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि उनके नाक अगर बंद लग रहे हैं, नाक में लग रहा है कि नाक मेरी बंद हो रही है, या नाक से खून आ रहा है, हल्का खून निकल रहा है, या काले बॉल्स के जैसे चीज़ें निकल रही हैं, या आँखों के अराउंड या फेस में सूजन हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उनको ज़रूर एक बार अपने ईएनटी के डॉक्टर से या आई के डॉक्टर से, क्योंकि ये मेनली देखिए जो नाक होता है, आँख होता है, और उसके बाद वो दिमाग को इन्वॉल्व करता है, मेनिंजेस को बोलते हैं जिसको, उसको इन्वॉल्व करता है। तो इनिशियली इसके सिम्टम नाक में और आँखों में आते हैं। तो ऐसे किसी को भी अगर लगे कि कोविड होने के बाद उनकी नाक बंद हो रही है, आँख के चारों तरफ कालापन आ रहा है, या आँख में स्वेलिंग हो रही है, तो उनको ज़रूर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। अच्छा, ईएनटी स्पेशलिस्ट या आईज स्पेशलिस्ट से वो मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसमें ये बीमारी जो है काफ़ी फलमिनेंट है, मतलब काफ़ी तेज़ी से फैलती है, इसलिए इसमें पेशेंट को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं कहूँगा कि जल्दी ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अच्छा, मतलब जिस तरीके से अभी जो दूसरी लहर की हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मरीजों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 3 से 4 दिन में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं, और स्थितियाँ अगर कंट्रोल से बाहर हो रही हैं तो डेथ के भी रेट बढ़ रहे हैं। क्या इसमें भी ऐसा कुछ है
किस तरीके से, अगर कितना दिन का, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर कुछ होता है तो एक तो भारतीय संस्कार कह लीजिए या भारतीय सभ्यता में बात कर लीजिए या हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम इसको कह लीजिए कि लोग अपने आप में कुछ तरीके से इलाज करने लगते हैं। कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले चलिए हम खुद से थोड़ा सा इलाज कर लें, उसके 2 दिन के बाद जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं, लगता है कि नहीं अब दवाई दुकान की दवाइयों से काम नहीं चल पा रहा, तो चलो किसी से बातचीत कर लेते हैं, फिर हो सकता है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या इतना समय ब्लैक फंगस देता है? नहीं, ब्लैक फंगस जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, ये काफ़ी फल्मिनेंट डिजीज़ है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है। तो मैं तो यही अपील करूंगा, जो भी पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, अगर उनको जो सिम्टम्स बताए मैंने उसमें कुछ भी सिम्टम आ रहा है, जैसे ये पेशेंट्स को बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल से डर जाएं, लेकिन एक बार इसको ध्यान में रखें। हाँ, सावधानी इसके लिए सावधानी बिल्कुल रखें, क्योंकि अगर नाक में ब्लॉकेज लग रहा है, नाक से खून आ रहा है, आँख के अराउंड अगर काला धब्बा बन गया है या आँख में स्वेलिंग हो रही है, तो ज़रूर उसका इलाज कराएं। क्योंकि अभी देखिए बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया में रिपोर्टेड अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है पेशेंट्स को। तो देखिए, जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपने आप को समझेंगे और डॉक्टर की सलाह लेते रहेंगे तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ब्लैक फंगस जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से है और पहले भी देखी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी कम, रेयर है क्या? बहुत कम देखा जाता था, लेकिन चूंकि अभी बहुत लोगों को ये कोविड, एक्चुअली मैंने बताया कि वो कोविड जो है शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डिरेंज कर दे रहा है। ऊपर से स्टेरॉयड मेडिकेशंस भी ज़रूरी है उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो भी चल रहे हैं। पेशेंट्स आईसीयू में भर्ती हैं, तो हॉस्पिटल से भी एक्वायर हो रहा है। तो पेशेंट्स को कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि डस्ट वाली जगहों पे बिल्कुल मास्क लगाएं, और जैसे मिट्टी में भी ये फंगस होता है, तो मिट्टी में कोई काम करते हैं तो उस समय ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। एक बात इसमें मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ा समय कि आखिर ये है क्या, तो मैंने पढ़ा कि बेड पे लेटे लेटे अधिक समय तक या फिर आईसीयू में आप ज़्यादा देर तक भर्ती हैं, तो एक तो वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की स्थितियाँ, और लगातार आप लेटे हुए हैं, आप में मूवमेंट अगर नहीं है, तो ये उन मरीजों को भी ज़्यादा इफेक्ट। हाँ, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में ये एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो जिन लोगों को आईसीयू में ज़्यादा समय तक गुजारे हैं, उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, अभी हमने जो बातचीत की उससे तो ये तो समझ में आ गया कि ये रेयर है, लेकिन हो रहा है। स्थितियां अगर अपने आप को सावधान रखा जाए, अगर इस चीज़ को देखा जाए कि हाँ मुझ में कुछ बदलाव हो रहा है, और उसके बाद अगर डॉक्टर से सलाह लिया जाए तो बचा जा सकता है। स्थितियां ये हैं। अच्छा, एक बात इसमें और बहुत महत्वपूर्ण सामने निकल कर आ रही है, जिससे लोग डरे हुए हैं, और इसी को लेकर अभी चर्चा है कि अगर ये हो रहा है तो फिर आंखें निकालनी पड़ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या एकमात्र सिर्फ यही उपाय है ब्लैक फंगस से बचने के लिए कि आंखें ही निकालनी चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये पेशेंट्स को इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आंखें निकालने की सिचुएशन तब आती है जब डिजीज़ बहुत एडवांस हो जाता है। मैंने बताया कि ये हमारे नाक के एरिया में, जिसको हम लोग नेज़ल कैविटी और साइनसेस होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा साइनोसाइटिस नाम की बीमारी होती है। तो नेज़ल कैविटी और साइनसेस में ये पहले इन्वॉल्व करता है, और वहाँ से होता हुआ ये आँखों को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद भी अगर बीमारी को नेग्लेक्ट किया जाए तो वो फिर मेनिंजेस में, दिमाग में फैल जाता है। ठीक है, दिमाग की जो कवरिंग होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, उसमें भी फैल जाता है। तो वो ऑलमोस्ट एक फेटल कंडीशन हो जाती है जब वो दिमाग में फैल जाता है। तो ये अगर बीमारी को हम लोग शुरू में ही पकड़ लें और तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर जब बहुत एडवांस केसेस हो जाते हैं जिसमें आँख भी बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गई और फिर वो बीमारी बिल्कुल मेनिंजेस में फैल रही है, दिमाग में फैल रही है, तब उस केस में वो एक ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन बचता है कि वो आँख को निकाल के वहाँ से इन्फेक्शन का जो सोर्स है और जो फंगस जमा हुआ है उसको हटाना पड़ता है। पर ये बिल्कुल ही जो बहुत एडवांस्ड केसेस होते हैं उसमें ऐसा होता है। ठीक है, स्टेज बाय स्टेज समझे, अगर जिस तरीके से अगर कैंसर की मैं बात करता हूँ तो उसमें स्टेज बाय स्टेज होता है। अगर फर्स्ट स्टेज में आते हैं या फिर प्राइमरी स्टेज में आते हैं तो आपको ठीक किया जा सकता है, वो दवाइयाँ हैं। इसी में इस तरीके से भी है।
बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ। अगर प्राइमरी केसेस प्राइमरी जो सिम्पटम्स होते हैं उसी वक्त अगर पेशेंट आ जाए तो उनको दवा देके वो बीमारी ठीक की जा सकती है। ये आँख निकालने वाला जो केसेस है वो काफ़ी लेटर स्टेजेस में होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए बहुत घबराएं नहीं कि जिसको भी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया तो बिल्कुल आँख निकालना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। इनिशियल ट्रीटमेंट से वो ठीक भी हो जाता है। गुजरात में ऐसे कई केसेस अभी देखने को मिले हैं सर, जहां मेरे पास जो संख्या है वो 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो मरीज थे जिनकी आंखें निकालनी पड़ी हैं। तो मतलब ये समझा जाए कि वो लास्ट स्टेज में थे, इस वजह से बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि ये बीमारी अभी लास्ट जो वेव थी, फर्स्ट वेव थी, उसमें ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, इस बार ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो अभी चूँकि ये बीमारी इस डिज़ीज़ में बहुत ज़्यादा केसेस, मतलब जो नॉर्मली एक होते 1000 10,000 केसेस रिपोर्टेड हो गए, वैसी स्थिति नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा-सा शुरू में पेशेंट्स भी उतना पता नहीं चल पा रहा है उनको और बीमारी लेट स्टेज में पहुंच जा रही है, तो वहाँ ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पर जैसा बताया मैंने, अगर शुरुआती स्टेजेस पकड़े तो बिल्कुल भी वैसी स्थिति नहीं आएगी। अच्छा, स्थिति तो ऐसी ही उत्पन्न हो गई है जैसे मैंने खुद जब इस न्यूज़ को देखा, मैंने जब खुद इस पे रिसर्च किया तो डर में भी गया था, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आम लोग भी जो हैं, एक तो ऐसी पैनिकपन की स्थिति है क्योंकि लगातार कोविड के मरीज़ इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, तो स्थितियाँ ख़राब हैं, लोग डरे हुए हैं, ये एक हकीकत है। लोगों के मन में एक अंदर से ऐसा डर है कि अब मेरे साथ अचानक से क्या हो जाएगा ये पता नहीं है। और जो लोग अब ठीक होकर आ रहे हैं वो अब डर रहे हैं कि कहीं ये बीमारी तो नहीं। डरने की कितनी ज़रूरत है? अगर मैं हकीकत आपसे पूछूं कि क्या वाकई में डरने की ज़रूरत है या फिर अपना ख्याल रख के ठीक किया? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा बोलूँगा कि इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कोविड के, ऐसा नहीं है कि कोविड के जो भी पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं बिल्कुल डर में रहें, ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देंगे। कोविड के पेशेंट्स हमारे लाखों की संख्या में ठीक होके जा रहे हैं और ये बीमारी कुछ लाख में एक किसी को हो रही है, ठीक है? वो भी होने का ये कारण है कि समझो आप कि किसी का डायबिटीज़ है, जो पहले से डायबिटीज़ की दवा खा रहे थे, अब उनको कोविड के बाद वो डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत है, शुगर लेवल को मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में थोड़ी संभावना होती है इस बीमारी की। ऐसा नहीं है कि कोविड किसी को हो गया, ठीक हो गया, घर चले गए, उसके बाद फिर हमेशा दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। जिनको, इसके लिए मैं बोलूँगा सावधानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर लेवल को मेंटेन करें। दूसरी एक बात ये भी है कि आजकल व्हाट्सएप पे और इधर उधर सारी तरह की न्यूज़ देख के बहुत से लोग स्टेरॉइड दवा खुद से भी खा रहे हैं। हाँ, ये मैंने अभी, क्योंकि ये हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है कि हम खुद से ही इलाज करते हैं। हाँ, खुद से भी खा रहे हैं। तो उनसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि स्टेरॉइड की दवा जो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव दवा माने उसको, जो कि हमारे कोविड के ट्रीटमेंट में दी जाती है और लाखों लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। पर इस दवा का बहुत जुडिशियस यूज़ होना चाहिए, मतलब पेशेंट खुद से नहीं खाने लगे। देखिए, कुछ दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल ओवर द काउंटर ड्रग्स है, वैसे हमारे देश में ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो ओवर द काउंटर ड्रग्स इतने मिलते नहीं हैं। पर जो प्राइमरी कोविड के पेशेंट्स हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स है, वो पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह वो तो खुद से ले सकते हैं या डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। पर ये स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल है वह मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा खुद से नहीं लें, फिजिशियन ट्रीटमेंट के सलाह से लें। उसका जितना डोजिंग है, जितना ड्यूरेशन है, उसको फॉलो करें तो फिर ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मतलब क्या किसी खास एज फैक्टर में ये हो रहा है कि मतलब इस एज के ऊपर के हों तो या फिर किसी को हो सकता है? ये देखिए, ओल्ड एज पेशेंट्स को ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? ओल्ड एज पेशेंट्स में इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है और डायबिटीज़ भी उन्हीं को ज़्यादा हो रहा है और इसलिए ओल्ड एज पेशेंट्स में ही ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। यंग एज पेशेंट में बहुत अनकॉमन है, ये बहुत ही अनकॉमन है। हाँ। तो देखिए, घबराने की एक तो ज़रूरत नहीं है। अगर स्थितियाँ खराब होती हैं तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए और उसका उपचार करिए। अच्छा, इसका इलाज क्या है? मतलब अगर स्टार्टिंग में हम या फर्स्ट फेज़ की बात कर लें, उस स्टेज में हमने अगर इसको देख लिया कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज क्या होगा? इलाज है, बिल्कुल इलाज है। इसके देखिए, ये एक फंगस है तो इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन चलती है, ठीक है? स्पेशली एक मेडिसिन है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी दवा चलती है और इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। देखिए, अभी डॉक्टर विकास जी ने एक बात बताई, दवा का नाम बताया। मैं आपसे ये अपील करूंगा, दवा खुद से मत लीजिएगा।
दवा का नाम भले ही बता रहे हैं लेकिन खुद से लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर है या नहीं है ये डॉक्टर देखेंगे, जांच होगी कि किस तरीके से आपको कितना है क्या नहीं है और उस बेस पे दवाई लीजिएगा। अच्छा, जांच की किस तरीके से प्रक्रिया है, क्या कुछ जांच होती होगी इसमें? इसमें जांच जो नेज़ल कैविटी जो होती है, नाक के अंदर से बायोप्सी लेते हैं और वो बायोप्सी में फंगस को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि वो म्यूकर का इन्फेक्शन है और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। बिल्कुल 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 ठीक हो रहा है। रिकवरी रेट क्या होती होगी? थोड़ा सा ये अनकॉमन सा सवाल है लेकिन लोग डरे हुए हैं इसलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। रिकवरी रेट एक अगर पेशेंट की बात मैं करूँ तो क्या होता है? देखिए, रिकवरी रेट तो निकालने के लिए पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर बहुत कम केसेस में हम लोग रिकवरी रेट निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत फ्लक्चुएटिंग आता है। आप स्टेज बाय स्टेज अगर ज़्यादा स्टेज वाले लोग आएंगे तो फिर हाँ वो तो लेकिन फिर भी एक डॉक्टर हैं, मैं ऐसे ही एक अनुमानित तौर पे अगर आप कुछ बता सके तो, अगर नहीं बताना चाहें तो। देखिए, रिकवरी रेट के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, इससे अननेसेसरी पैनिक होता है। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बीइंग अ डॉक्टर, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहूँगा कि अगर इनिशियल स्टेजेस में इस बीमारी को ट्रीट करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बाकी ऐसा भी नहीं है कि सारे पेशेंट्स को इस तरह के डर में जीने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड से ठीक हो गए उसके बाद भी बिल्कुल डर के माहौल में जी रहे हैं। बहुत रेयर बीमारी है और बहुत कम लोगों को हो रही है, इसलिए डरे नहीं पर सावधान जरूर हैं। देखिए, एक तो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार आपसे बता रहे हैं कि इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। गाइडलाइन का पालन भी करें, बिल्कुल आसानी से वो कर सकते हैं। आप जो गाइडलाइन है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो घर पर 15 दिन आइसोलेट खुद को रखिए, खुद को लोगों से थोड़ा सा अलग रखिए अपना। अच्छा, ये भी एक बहुत अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अगर जो मरीज ठीक होकर आ रहे हैं वो अपना रेगुलर यूज करने वाला जो सामान है उसको चेंज कर दे। इसमें कितनी सच्चाई है? टूथब्रश की बात कर लें, पेस्ट की बात कर लें वगैरह, हाँ वो भी शायद उस तरीके से। हाँ, वो भी एक, देखिए, इसमें जो कोविड जो बीमारी है, उसमें आप कोविड के बारे में पूछ रहे हैं ये? हाँ, कोविड के बारे में। हाँ, तो कोविड के बारे में तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है दो तरह से माना गया है। एक तो रेस्पिरेटरी रूट है जो आपकी सांसों के थ्रू आप सेंटर, और दूसरा है कि फोमाइट बॉर्न जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, किसी जगह पे छूने से, हाँ, वहाँ से। हाँ, तो वो जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, स्पेशली जो जैसे टूथब्रश है जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर रोज़ टच में आता है, तो उनको चेंज कर देना ही बेहतर है। रेगुलर बेस में तो इसको चेंज ही कर देना चाहिए। तो स्थितियां ये हैं, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही सबसे बेहतर अभी फिलहाल उपाय है। जाते जाते लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? लोगों के लिए मैं 2-3 चीज़ ही बताना चाहूँगा। एक तो कि इसको लेके अननेसेसरी पैनिक नहीं करें, ठीक है। और दूसरा है कि स्टीरॉयड दवाओं का जो इस्तेमाल है बिल्कुल खुद से नहीं करें, फिजिशियन के गाइडेंस में करें। डायबिटीज़ ठीक हो जाने के बाद डायबिटीज़ का चेकअप जरूर कराएं। और नाक के और आँख के आसपास अगर कुछ भी सिम्टम आता है, जैसे ब्लॉकेज हो या आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगे, तो तुरंत फिजिशियन से मिले, अपने डॉक्टर से मिले, उपचार कराएं। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। स्थितियों को समझिए, परिस्थितियों को समझना बेहद ज़रूरी है और उन परिस्थितियों को समझते हुए अपना बचाव करना बेहद ज़रूरी है। डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। अगर कहीं भी आप जाते हैं तो अपना ख्याल रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, तभी हमारा देश स्वस्थ रह पाएगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे खास बातचीत की और समय दिया अपना कीमती, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। डीटीवी भारत आप तक लगातार ऐसे ही कई डॉक्टर्स को लेकर आ रहा है, जो एक तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो आपके लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं हर चीज़ को संभालने में, और ऐसे डॉक्टर्स की पूरी टीम को डीटीवी भारत सलाम करता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपसे यही अपील कि कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही बन रहे हमारे साथ, और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।